अम्ल क्षारक एवं लवण अध्याय के प्रथम भाग में हम अम्ल एवं क्षारक का अध्ययन कर चुके थे, जिसमें हमने उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ लिए थे पूरी तरीके से। आज हम भाग 2 में किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीएच स्केल की, फिर दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, उसके पश्चात हम बात करेंगे अम्ल क्षार सूचक, जिन्हें पीएच सूचक के नाम से भी जाना जाता है, और उसके अंतर्गत हम इन विभिन्न सूचकों का अध्ययन भी करेंगे। प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक, गंधीय सूचक और सर्वव्यापी सूचक। आइए इस भाग का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। हम हमारे पाठ अम्ल क्षारक एवं लवण की पहली वीडियो में अम्ल एवं क्षारक का पूरी तरह से अध्ययन कर चुके थे। आज हमारा पहला टॉपिक है पीएच स्केल। अगर मैं यहाँ से पीएच शब्द हटा दूं तो स्केल सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि जरूर हमें किसी वस्तु की या किसी इंसान की लंबाई नापनी होगी। ठीक उसी प्रकार पीएच स्केल में हम क्या मापते हैं, H आयन यानी हाइड्रोजन आयन कितने हैं उसको मापते हैं। यहाँ P एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है पोटेंस या पावर या पोटेंशियल यानी शक्ति, और H यानी हाइड्रोजन आयन। तो जितने ज्यादा किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन होंगे वो उतना ज्यादा अम्लीय होगा, और अगर H आयन कम है तो वो हमारा क्या होगा, कम अम्लीय होगा। जिस प्रकार आपके बॉक्स में अक्सर आप जो स्केल यूज करते हैं स्कूल ले जाने के लिए, उसमें वो ज्यादा से ज्यादा कितना 15 सेंटीमीटर का होता है। ठीक उसी प्रकार इस स्केल में कितनी यूनिट्स हैं, 0 से लेके हमारे 14 तक, और इसका कोई मात्रक नहीं है। जैसे आप अगर किसी की लंबाई को मापेंगे तो आप कहेंगे 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और कुछ बड़ा नाप रहे हैं तो आप कहेंगे 15 मीटर, लेकिन यहाँ पर इसका कोई भी मात्रक नहीं है। तो वही लिखा है। सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने इसको दिया उनका नाम था सोरेनसन। इन्होंने इसको पीएच स्केल को 1909 में दिया। ये सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने सन 1909 में दिया। ये कई बार बहुविकल्पीय के रूप में आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अब इसकी परिभाषा क्या है, विलयन की अम्लीय अथवा क्षारीय सांद्रता को जिस पैमाने पर मापा जाता है या व्यक्त किया जाता है उसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच पैमाने पर 0 से 14 तक मान होते हैं। पीएच पैमाने का कोई मात्रक नहीं होता। अब हम इस पीएच स्केल को देखते हैं। कितने से शुरू हो रहा है, 0 से लेके 14। अभी आप ये हाइड्रोजन आयन मत देखिए, अब आप पहले सूत्र देखिए। पीएच निकालने का सूत्र होता है पीएच बराबर -log-10 और H आयन हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। अगर मैं देखूं, क्योंकि यह माइनस लग गया है, तो ये हाइड्रोजन आयन और पीएच में कैसा रिश्ता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्यतिक्रमानुपाती। अगर H आयन ज्यादा होंगे तो पीएच कम होगी, अगर H आयन कम होंगे तो पीएच ज्यादा होगी। और अगर हमें हाइड्रोजन आयन निकालना है तो इसका सूत्र क्या बन जाता है, 10 की घात माइनस पीएच। अब देखिए 0 से लेके 14 तक है हमारा जो 7, अगर पीएच स्केल पर किसी विलयन का मान 7 है तो वो हमारा विलयन कैसा कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा, यानी उसमें ना तो अम्लीय प्रभाव है ना ही क्षारीय। और इसका मतलब H आयन बराबर OH आयन, जितने H आयन उतने ही OH आयन। और अगर किसी विलयन की जो हमारी अम्लीयता है या क्षारकता है पीएच स्केल पे, उसकी जो संख्या है पीएच स्केल पर 7 से कम आ रही है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। अगर हम इस तरफ चलेंगे, 6 से 0 की तरफ चलेंगे, तो हमारा जो अम्लीय प्रभाव है वो बढ़ता चला जाएगा। अम्लीय प्रभाव बढ़ रहा है, इसका मतलब H आयंस बढ़ रहे हैं और OH आयंस कम हो रहे हैं। आपकी किताब में एक क्वेश्चन है, अगर कोई अम्लीय हमारा विलयन है तो क्या उसके पास सिर्फ H आयंस होंगे, OH आयंस नहीं होंगे? तो नहीं, उसके पास होते दोनों ही आयंस है, क्योंकि वो आयंस H आयंस और OH आयंस आए कहां से हैं, जल से। बस फर्क इतना है कि अम्लीय विलयन में H आयंस की सांद्रता OH आयंस की अपेक्षा ज्यादा होती है। ठीक उसी प्रकार अगर इसकी संख्या पीएच स्केल पर किसी विलयन की संख्या 7 से ज्यादा आती
आती है, 14 तक की रेंज में आती है, तो वो हमारा विलयन कैसा कहलाता है, क्षारीय। और 7 से जब 14 की तरफ हम जाएंगे तो उसका जो क्षारकवादी प्रकृति है वो बढ़ती जाएगी। इसका मतलब OH आयंस बढ़ रहे हैं और H आयंस क्या हो रहे हैं, कम। एक क्वेश्चन ये भी है कि क्या किसी विलयन में, क्षारक विलयन में सिर्फ OH आयंस होते हैं, तो नहीं, दोनों ही होंगे। वही अंतर है कि OH आयंस ज्यादा होंगे और H आयंस कम होंगे। अब देखिए, इस तरफ बढ़ रही है अम्लीयता। अगर मैं कहूं किसी विलयन का मान 4 है और एक दूसरे विलयन का मान 6 है, तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? संख्या सुन के ये नहीं कहना है कि 6 वाला ज्यादा अम्लीय होगा। अम्लीयता इस तरफ बढ़ रही है, तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? आपका 4 वाला ज्यादा अम्लीय होगा और 6 वाला आपका कम अम्लीय होगा। अब देखिए, मैंने कहा पीएच और एच में व्युत्क्रमानुपाती रिश्ता होता है, तो सूत्र से अगर हम निकालें तो एच आयंस इस तरीके से ही तो निकलेंगे हमारे 10 की घात माइनस पीएच। अगर पीएच 2 है तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात -2। 5 है तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात -5। ये आपके हाइड्रोजन आयंस निकल गए। अब देखिए, अगर यहाँ माइनस नहीं होता और 10 की 5 होती घात और यहाँ 10 की 6, तो घात 10 की 6 जो घात है वो बड़ा होता, लेकिन यहाँ क्या लग गया है, माइनस, तो 10 की घात जिसपे -4 है वो ज्यादा बड़ा होगा। तो यानी कि जिसकी पीएच ज्यादा है उसमें एच आयंस क्या है, कम है। यानी कि हमारी अगर अम्लीयता बढ़ रही है तो हमारी क्या बढ़ रही है, पीएच तो कम हो रही है पर उसकी H आयंस की संख्या बढ़ रही है। बात समझ आया ना? अगर किसी की pH बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या है, उसमें मतलब कोई अगर ज्यादा अम्लीय हो रहा है तो क्या H आयंस बढ़ रहा है और pH का मान उसका कम हो रहा है। जैसे कि 10 की घात -2 और 10 की घात -3 में देखूं तो बड़ा कौन, 10 की घात -2, तो इसकी pH कम है इसकी अपेक्षा और इसकी ज्यादा है। तो लेकिन आपके 10th बोर्ड में इससे संबंधित आंकिक उदाहरण नहीं आते हैं, सिर्फ आपको सूत्र पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि 7 से कम है तो अम्लीय है और 7 से ज्यादा है तो क्या है, क्षारीय। और 7 है कोई विलयन तो वो हमारा कैसा कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा। अब जैसा कि यहाँ पे कितना है, 14 तक है, तो अगर पीएच प्लस पीओएच को करें हम तो कितना आता है जोड़ के, 14। अगर सिंपली ये क्वेश्चन आ जाए, किसी का विलयन का मान पीएच का हमारा 6 है तो पीओएच कितना होगा, 14 में से हम 6 को घटा के अपना उसका मान निकाल लेंगे। दैनिक जीवन में पीएच का बहुत बड़ा महत्व है। उसके महत्व को हम कुछ उदाहरण की सहायता से समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि कोई चीज उदासीन है तो वो ज्यादा उचित है, मतलब उसमें ना अम्लीय प्रभाव है और ना ही क्षारीय प्रभाव। लेकिन यदि आप कभी अम्लीयता को ज्यादा पाएं तो उसको उदासीन करने के लिए क्या कर देंगे, कोई क्षारक मिला देंगे। अगर आपको कहीं दिख रहा है कि क्षारक का जो प्रभाव है वो अधिक है तो उसको उदासीन करने के लिए आप क्या कर देंगे, उसमें अम्ल मिला देंगे। तो ठीक इसी आधार पर हम ये सारे उदाहरणों को समझेंगे। आपने देखा होगा जब हम पोषण भी पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था उदर जो पेट है उसमें आमाशय में क्या होता है, हमारा एक जो कंपोनेंट होता है हमारा अम्ल होता है। लेकिन अगर ये अम्ल की मात्रा पेट में ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, एसिडिटी यानी अपच हो जाती है, जिस कारण हमें पेट में मतलब जलन रहती है, एक अजीब सी बेचैनी का अनुभव होता है। और अगर ऐसा हो रहा होता है तो घर की जो बुजुर्ग महिला होती है, हमारी दादी या मम्मी अक्सर क्या कहती है, बेकिंग सोडा या सोडा दे ले। तो वो ऐसा क्यों कहती हैं, क्योंकि उस वक्त अम्लीय प्रभाव बढ़ गया। अब उसको उदासीन हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, केवल किसी क्षारक की सहायता से। तो वो बेकिंग सोडा क्या है, वो क्षारक है। इसीलिए बेकिंग सोडा तुरंत लेने से हमें क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। एक और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें, जो हमारा एंटासिड यानी जो अपच को कम कर रहा है उसके रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। तो पहला आपका पॉइंट वही है, पहला उदाहरण, अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, ये रसायन है, एंटासिड
और उसका प्रकृति क्या है उनकी क्षारक, जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। तो यानी इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि बेकिंग सोडा ही क्यों लेते हैं, क्यों, क्योंकि अम्ल बना और सोडा क्या है क्षारक, तो वो उसके प्रभाव को क्या कर देता है उदासीन। तो आपके एंटासिड के उदाहरण क्या है, बेकिंग सोडा जिसका सूत्र है NaHCO3, इसे अभी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा हमारा एंटासिड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अगर कोई पूछ ले तो क्या है, ये एक क्षारक है जो किसके रूप में प्रयोग में लाया जाता है, एंटासिड। अब दूसरा देख लेते हैं, अक्सर जो मधुमक्खी काट जाती है कितनी जलन होती है, सूजन आ जाती है और हमारा मतलब चेहरा और जो उस जगह पे काटा हुआ होता है उसने डंक मार देती है, लाल हो जाती है। इवन अगर चीटा जो होता है वो भी काट ले तो हमें कितना दर्द और जलन का अनुभव होता है। वो जलन और दर्द हमें क्यों हो रहा होता है, क्योंकि वो जो डंक मारती है ना उसमें वो क्या छोड़ देती है, अम्ल, मिथेनोइक अम्ल HCOOH वो हमारी बॉडी में छोड़ देती है। अब उसने अम्ल छोड़ा, अब हम क्या लगा ले उसके ऊपर, कोई क्षारक लगा ले, बेकिंग सोडा लगा ले, हमें तुरंत क्या मिल जाएगा, उस दर्द से आराम मिल जाएगा। तो वही बिंदु यहाँ लिखी हुई है, जब कीट जैसे मधुमक्खी, चींटी आदि डंक मारती है तो वह अम्ल छोड़ती है जिसके कारण जलन व दर्द का अनुभव होता है। मारे गए डंक पर बेकिंग सोडा जैसे क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। तीसरा उदाहरण, जब हम भोजन करते हैं तो क्या होता है, जो मुख के हमारे जीवाणु होते हैं उस भोज्य पदार्थ का निम्नीकरण करके हमारे मुख में क्या छोड़ते हैं, क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। अम्ल बना दिया, अगर वो अम्ल रह जाएगा तो क्या होगा, हमारे दांतों पे वो एक तरीके से पपड़ी सी जमा लेगा, दांतों का मतलब क्षय हो जाएगा, हमारे दांत बिल्कुल बेकार लगेंगे। तो इसीलिए कहते हैं हमें दिन में 2 बार टूथब्रश करना चाहिए, एक बार सुबह उठ के और एक बार रात को सोते में। और खासकर अगर मिठाई खाई है उसके बाद कर ले तो और भी ज्यादा बेहतर। तो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे जो टूथपेस्ट, जो दंत मंजन होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। उनमें क्या होता है, क्षारक होता है जो उस अम्ल के प्रभाव को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है और हमारे दांतों का क्षय उससे रुक जाएगा। तो वही लिखा है यहाँ, मुंह में उपस्थित जीवाणु भोजन के पश्चात मुंह में अपशिष्ट खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं जिस कारण दांत का क्षय होता है। इससे बचने के लिए क्षारीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए जो अम्ल की मात्रा को उदासीन कर सके। तो यहाँ से एक बात समझ आ जाती है कि हमारे दंत मंजन की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। चौथा उदाहरण है, ऐसा कहा जाता है कि जब मृदा, मिट्टी जिसमें पेड़ पौधे विकसित होते हैं वो उदासीन है तब उसमें हमारे पेड़ पौधे अच्छे से विकसित होते हैं। यदि कोई किसान परीक्षण करवा के पाता है कि उसकी मृदा ज्यादा अम्लीय है तो उसको उदासीन करने के लिए क्या डाल दे, वो उसमें कोई क्षार डाल दे, जैसे कि चूना, बिना बुझा हुआ चूना या बुझा हुआ चूना, ये दोनों ही क्या है, आपके क्षार है। CaO और CaOH का होल ट्वाइस, और क्या डाल सकता है, चूना पत्थर, चौक, CaCO3, ये भी हमारा क्या है, क्षार। और यदि वो पाता है कि उसकी जो मृदा है खेत की वो ज्यादा हमारी क्षारीय है तो उसको उदासीन करने के लिए वो उसमें क्या मिला सकता है, कोई भी अम्ल मिला सकता है, जैसे उर्वरक और खाद। वो उसके प्रभाव को, जो क्षारकीय प्रभाव है उसको उदासीन कर देगा और जो मृदा है वो पेड़ों के लिए अच्छी बन जाएगी। वही बिंदु लिखिए यहाँ, जब मृदा की pH 7 के निकट होती है तो अधिकांश पौधे अच्छे से विकसित होते हैं। अतः यदि कोई किसान यह पाता है कि उसके खेत की मिट्टी अम्लीय हो चुकी है तो उसे मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए क्षारकों जैसे चौक, CaCO3, बुझा हुआ चूना आप सब पढ़ चुके हैं, CaOH का होल ट्वाइस, बिना बुझा हुआ चूना CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग करना चाहिए। और यदि कोई किसान यह पाता है कि उसके खेत की मिट्टी क्षारीय हो चुकी है तो उसे मिट्टी को उदासीन बनाने के लिए अम्लों जैसे उर्वरक, खाद का उपयोग करना चाहिए।
एक और अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो जंगलों में कहेंगे एक प्लांट होता है, एक पौधा होता है नेटर, उसकी जो पत्तियां होती हैं उन पे बाल होते हैं और वो बाल ना बिल्कुल डंक जैसे लगते हैं। अगर वहां से अगर हम गुजरे और वो चुप हमें टच हो जाए, अगर हम उससे छुप जाएंगे तो हमारे को क्या लगे, एकदम डंक की अनुभूति होगी और वही जलन और हमें एक तरीके से बहुत इरिटेशन होगी। तो उसमें क्या हुआ कि उस डंक में हमारी बॉडी में क्या चला गया, अम्ल चला गया, मिथेनोइक अम्ल निकालते हैं वो हमारे शरीर में चला गया, जिसकी वजह से हमें क्या महसूस हो रही है, वो जलन और दर्द। और उससे रिलीफ पाने के लिए, उससे आराम पाने के लिए हम क्या लगा सकते हैं, अपना बेकिंग सोडा। और यदि हमारे पास बेकिंग सोडा उस वक्त नहीं है और आसपास एक डॉग प्लांट, डॉग पौधे का नाम है, उसकी पत्तियों का रस निचोड़ के लगा लें हम, तो भी हमें उससे क्या मिल जाएगा, तुरंत आराम। क्योंकि उसकी जो प्रकृति है, उस पत्ते के जो हमने रस निकाला या पत्ते को ही घिस के लगा लिया, वो क्या है, उसकी प्रकृति क्षारीय है। इस टॉपिक से ना क्वेश्चंस थोड़े घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, डायरेक्ट नहीं पूछे जा सकते। जैसे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि यदि वो खेत की मिट्टी हमारी ज्यादा अम्लीय हो जाएगी तो जो किसान है वो एक बुझा हुआ चूना या बिना बुझा चूने का ही प्रयोग क्यों करता है, तो आप उसका आंसर लिख सकते हैं, क्यों, उसको उदासीन बनाने के लिए। ऐसा भी पूछा जा सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, एंटासिड क्या है, और हमारा जो दंत मंजन है उसकी प्रकृति क्या है। इससे ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपकी बुक में है, जैसे हमारा जो दूध है, दूध का पीएच होता है हमारा 6, यानी कि थोड़ा सा अम्लीय है। यदि दूध से दही बन जाएगा तो उसकी पीएच में क्या परिवर्तन आएगा, परिवर्तन होगा भी तो होगा या नहीं होगा। तो देखिए, जब हमारा दूध से दही बन गया, दही खट्टा पदार्थ है हमारा, उसमें यानी कि अम्ल बन गया, लैक्टिक अम्ल बन गया, और जब उसमें अम्ल बन गया तो क्या हुआ, पीएच कम हो गया ना। तो इसका मतलब जब दूध से दही बन जाता है तो पीएच का जो मान होता है उसमें परिवर्तन होता है और पीएच और अधिक कम हो जाती है अम्ल बनने के कारण। ठीक उसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, आपने अक्सर न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या हम टीवी में भी देखते हैं कि जो बहुत दूर गांव से जो दूधिया शहरों में दूध देने आते हैं वो डिटर्जेंट मिला लाते हैं या बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा मतलब ऐसे मिला लाते हैं। तो वो क्यों मिलाते हैं, अगर एक दूधिया उसमें बेकिंग सोडा मिला रहा है तो क्यों मिला रहा है। बेकिंग सोडा का जो प्रकृति है वो कैसी है, क्षारीय है। वो इसलिए मिलाता है ताकि दूध जल्दी खराब ना हो, वो जल्दी फटे ना। क्यों, क्योंकि उसका प्रभाव अम्लीय को क्या कर देता है, वो क्षारीय को उदासीन कर देता है। अब इससे ही रिलेटेड एक क्वेश्चन ये है कि वो जो उसमें बेकिंग सोडा हमारा मिला हुआ है उस दूध से क्या दही जल्दी जमेगा, नहीं। दही क्या, दही बनने के लिए यानी अम्ल बनना है और उसने तो उसके प्रभाव को वो मिला के पहले ही उदासीन करने की कोशिश की है ना, तो वो उसका क्या करेगा, प्रतिरोध करेगा और जो दही जमेगा ऐसे दूध से वो थोड़ा समय लेगा। पीएच स्केल के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच सूचक या अम्ल क्षार सूचक। जैसा कि नाम में छुपा है सूचक, तो ये हमें सूचना देगा, और सूचना किस बात की देगा कि कौन हमारा अम्ल है और कौन हमारा क्षार है। एक्चुअली ये सूचक कुछ नहीं, बस एक रंजकीय मिश्रण होता है जिसका रंग क्षारीय विलयन में अलग होता है और अम्लीय विलयन में अलग होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। वो सूचक जो हमें प्रकृति से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक सूचक, और जिन्हें हम प्रयोगशाला में निर्मित करते हैं उन्हें हम कहते हैं संश्लेषित सूचक। तो वही लिखा है पीएच सूचक। ये रंजकीय मिश्रण होता है जिनका उपयोग अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को पता करने के लिए किया जाता है। दो भाग में विभाजित, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित सूचक। प्राकृतिक सूचक, ये सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं, जैसे इसका उदाहरण हल्दी हो गया, लिचमस हो गया, लाल पत्ता गोभी का रस हो गया। और संश्लेषित सूचक ये प्रयोगशाला में निर्मित सूचक होते हैं, जैसे मैथिल ऑरेंज और फिनोक्थिलीन। देखिए, जैसे कि लिचमस पत्र के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था कि लिचमस पत्र
क्या करता है, हमारा जो अम्लीय है AB याद कीजिए, यानी एसिड को, अम्ल को ब्लू टू रेड, नीले से लाल में परिवर्तित करता है। और क्षारक में होगा तो ये क्या करता है हमारा, इसके उल्टा हमारा ये लाल से नीला करता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम हल्दी, कभी जब भी आप कुछ भोजन खाते हैं हल्दी युक्त, खासकर जैसे जिसमें ज्यादा हल्दी हो, आपकी कड़ी हो गई, अगर वो खाते में बाय मिस्टेक हमारे कपड़े पे गिर जाती है तो उसका धब्बा लग जाता है। जब वो गिरता है तो वो कैसा होता है, पीली। लेकिन जब वही कपड़ा आपका धुल के आपके सामने आता है तो उसका रंग बदल जाता है और कैसा हो जाता है, कुछ ऑरेंज सा, नारंगी सा, भूरे से रंग का। तो क्यों होता है, क्योंकि पहले हल्दी का खुद का प्राकृतिक उदासीन उसमें रंग क्या था, पीला। लेकिन जब वो धुला, उस पे क्या लगा होगा, क्षार, साबुन लगा होगा जिसकी प्रकृति क्या है, क्षार की है, और क्षारीय विलयन में उसका रंग कैसा हो जाता है हमारा, नारंगी। तो परिवर्तन समझ आया ना, कि उदासीन और आपके अम्लीय विलयन में हल्दी का रंग कैसा था, आपका पीला, और जब क्षारीय विलयन में उसको डाला गया तो उसका रंग कैसा हो गया, आपका ऑरेंज, भूरा हो गया। ठीक उसी प्रकार से ये मैंने एक टेबल, एक चार्ट बनाया है, इसमें थोड़ा आपको लर्न करना पड़ेगा कि कौन से विलयन में उसका जो विशेष है वो क्या, कौन सा रंग होता है। जैसे अगर मैं लिटमस की बात करूं तो पहले अम्लीय विलयन, फिर क्षारीय विलयन और फिर उदासीन। अम्लीय विलयन में हमारे लिटमस का रंग क्या है, लाल, जबकि क्षारीय में नीला, और उदासीन में ये हमारा कैसा रहता है, बैंगनी रंग का। हल्दी अम्लीय में कैसा है, पीला, क्षारीय में लाल भूरा, और उदासीन में आपका पीला। और हमारा नेक्स्ट लाल पत्ता गोभी का रस, अम्लीय में लाल है, क्षारीय में हरा, और उदासीन में कैसा है आपका, लाल। मैथिल ऑरेंज अम्लीय में लाल और क्षारीय में पीला, और उदासीन में आपका मतलब ऑरेंज, वही पीला ऑरेंज। और फिनोक्थिलीन ये रंगहीन होता है, अम्लीय में भी इसका रंग क्या है, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, रंगहीन रहेगा। और क्षारकीय में ये आपका कैसे बदल जाएगा, गुलाबी में, और उदासीन में क्या है, रंगहीन है। गंधीय सूचक, नाम से ही पता चल रहा है, गंध, महक, यानी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका अम्लीय विलयन में अलग गंध होती है और क्षारीय माध्यम में अलग गंध होती है। तो वही लिखा है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न हो जाती है, इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। इसके क्या उदाहरण है, लौंग का तेल, प्याज का रस, वेनिला। इन तीनों ही चीज में, इन तीनों ही पदार्थ में अपनी एक अलग गंध होती है, या अपनी एक अलग महक के लिए जाने जाते हैं। अगर हम इन अम्लीय विलयन में इनकी कुछ बूंद डाल दें तो हम देखेंगे इन पदार्थों की जो गंध है उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि अगर इनकी महक में परिवर्तन आ जाए तो इसका मतलब वो पदार्थ जिसमें इसको डाला गया था वो कैसा होगा, क्षारीय है। आपने अक्सर देखा होगा कि रेस्टोरेंट्स में अगर जो प्याज मिलती है, सिरका उसमें आपको मिलती है ना, तो क्यों मिलती है, जिससे कि उसका जो फ्लेवर है, जो उसकी महक है, वो जैसी है वैसी ही बनी रहे। क्योंकि अगर उसको क्षारीय माध्यम में उसको रखा जाएगा तो उसकी जो महक है वो नहीं रहेगी जिस महक के लिए वो जाने जाते हैं। इन तीनों ही चीजों का, इन तीनों ही पदार्थों की महक अम्लीय विलयन में ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब हमारा आता है सर्वव्यापी सूचक। अभी तक हमने जितने सूचक पढ़े वो हमें ये बता रहे थे कि कौन अम्लीय है और कौन क्षारीय है, लेकिन सर्वव्यापी सूचक ये बताता है कौन कितना अम्लीय है, कौन कितना क्षारीय है। मतलब कौन प्रबल क्षारक है या दुर्बल क्षारक है, और कौन प्रबल अम्ल या दुर्बल अम्ल है। सार्वत्रिक सूचक रंजकों का ऐसा मिश्रण है जो बताता है कि कौन कितना अम्लीय या क्षारीय है, क्योंकि ये अलग अलग पीएच मान पर अलग अलग रंग देता है। अगर हरा रंग है तो कैसा है वो, उदासीन, और अम्लीय पे इसका क्या होगा, लाल रंग का गहरा होना। मतलब कि अगर मैं आपको दो विलयन दूं, एक का थोड़ा सा मतलब हमारा ऑरेंज कलर का है, नारंगी से रंग का, और एक का बहुत गहरा आपका लाल रंग है, तो आप देखकर ही बता पाएंगे कि जिसका लाल रंग गहरा है वो ज्यादा अम्लीय है, और जिसका थोड़ा सा हमारा नारंगी सा रंग है वो कम अम्लीय है। ठीक उसी प्रकार क्षारीय में रंग क्या होगा, नीला, यानी हरे नीले से बैंगनी की ओर
तरफ जाता जाएगा, नीले से बहुत ज्यादा गहरा होता जाएगा। आपने टीवी पे आता है अक्सर वो फेयर एंड लवली का एड देखा है, उसमें स्ट्रिप होता है और वो से स्किन पे लगा के दिखाती है कि ये डार्क हो गया आपका स्किन टोन और लाइट हो गया। बिल्कुल ठीक वैसा ही ये सार्वत्रिक सर्वव्यापी सूचक होता है। इस तरीके का एक स्ट्रिप बैंड सा होता है। आप जानते हैं 0 से लेके 14 तक होता है पीएच का मान, बीच में 7, तो बीच में हरा होता है और इस तरफ जो क्षारीय विलयन है क्योंकि इस रेंज में, तो यहाँ नीला रंग गहरा होता चला जाता है और गहरे होते होते वो कहाँ तक आ जाता है हमारा, बिल्कुल बैगनी तक। और इस तरफ आएंगे तो पहले हल्का हरा पीला होगा, फिर हमारा नारंगी की तरफ जाएगा, फिर थोड़ा हल्का लाल और यहाँ आते आते वो बिल्कुल गहरा लाल हो जाएगा। और उस स्ट्रिप से हम टच करके बता सकते हैं, मतलब उसको किसी विलयन पे लगा के कि कौन हमारा किस रेंज में आ रहा है। यहाँ हमारा जो सूचक टॉपिक है वो फिनिश हो गया है। अब आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि आपको 3 परख नली दी गई है और इसमें एक परख नली में आपका आश्रित जल है जो हम जानते हैं उदासीन होता है, एक परख नली में अम्लीय विलयन है और एक में क्षारीय है। अब आपको ये पता लगाना है कि कौन सी परख नली में कैसा विलयन है और आपको पता लगाने के लिए सिर्फ एक लिटमस पत्र दिया है जिसका रंग है लाल। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों में लिटमस पत्र डालेंगे तो नील जो हमारा लाल है वो किसी में क्या होगा, किसी परख नली में जाते ही लाल से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, नीले में। और लाल से नीला यानी वो क्या बता रहा है हमें, वो विलयन कौन सा होगा हमारा, क्षारीय। यानी 3 में से 1 हमें पता लग गया। अब हमारे पास कितनी परख नली रह गई, 2। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा लाल से नीला हुआ है उसे दोनों में डालकर देखेंगे। अब उन दोनों परख नली में से एक परख नली में लाल से वो कैसा हो जाएगा अपना, नीले से हमारा कैसा हो जाएगा, लाल। यानी वो हमें क्या बता रहा है, वो हमारा कैसा है, अम्लीय, AB यानी ब्लू टू रेड। नीले से कैसा हो गया, लाल। और एक परख नली में कोई परिवर्तन नहीं आएगा जिसका मतलब उसमें कैसा विलयन है आपका, आश्रित जल, जो कैसा होता है, उदासीन। यहाँ हमने अपना पीएच स्केल और पीएच सूचक दोनों ही टॉपिक ठीक से पढ़ लिए हैं। हमारे चैप्टर का नाम क्या था, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो अम्ल और क्षारक यहाँ पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। उनकी विशेषताओं के साथ साथ हम कैसे पता लगाएंगे कौन अम्ल है कौन क्षारक, वो भी हमने पीएच स्केल और पीएच सूचक के माध्यम से पढ़ लिया है। अब जैसा कि टॉपिक का नाम है उसका 3rd पार्ट है लवण, उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अध्याय का दूसरा भाग भी समाप्त हो गया है, तो इसके अंत में हम गृह कार्य देख लेते हैं। पहला प्रश्न, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। दूसरा प्रश्न, क्या क्षारकीय विलयन में H आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होता है। तीसरा प्रश्न, सूचक क्या है। और आखिरी प्रश्न, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में पीएच के मान में क्या परिवर्तन आता है।